हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके नामकरण और काल विभाजन के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मैं यूथ कंपटीशन की बुक जो है वो आप सभी को करवाऊं, उसके प्रश्न उत्तर जो है आप सभी को करवाऊं। तो देखिए, आगामी जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में जब आपने मुझे बुक्स के नेम पूछे थे तो मैंने आपको बुक्स के नेम सजेस्ट किए थे कि आपको कौन कौन सी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, और उसमें मैंने यूथ कंपटीशन की बुक भी बताई थी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है किस प्रकार से पूछा जाता है, पिछले वर्ष का जो प्रश्न पत्र है अलग अलग परीक्षाओं में, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उन सभी के लिए आप सभी ने कहा कि यूथ कंपटीशन मैं कराऊं, तो आज से हम यूथ कंपटीशन शुरू करने वाले हैं और इसमें लगभग 13,000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो हम लगभग उतने प्रश्न करेंगे और डेली आपके लिए यूथ कंपटीशन का एक चैप्टर या फिर जितने क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट हो पाएंगे हम उतने ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ जो ये शब्द इतिहास प्रयोग हुआ है इसकी तरफ संकेत किया गया है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो देखिए, शुक्ल जी के कथन बहुत अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और जब हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र करेंगे तो आपके साथ साथ जो है शुक्ल जी के पिछले वर्ष जो प्रश्न पत्र पूछे गए हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो मैंने आप सभी को बताया था कि आधार कार्ड जो है वो किसने बनवाया था? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, यानी कि मोहन ने जो है आधार कार्ड बनाया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट जो PDF होगी उसमें मैं केवल करूँगी, यहाँ पर डिटेल में मैंने आपका उत्तर भी ले लिया है, इस वजह से प्रश्न थोड़ा आपको लग रहा होगा। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले जब ये पुस्तक छपी थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। बाद में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो जब ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये जो शीर्षक इसका प्रकाशित हुआ था तो वो हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ये याद रखिएगा पहली बात कि ये किस में छपा था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, और किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से पहले था और बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम हो गया। ठीक है, और डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो वो है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है? तो यहाँ देख सकते हैं गिरिजा कुमार माथुर जो है पृथ्वी कल्प के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर फिर आ जाएगा कि मिश्र बंधु की कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न जो आपके लिए बन जाता है कि इसमें 5,000 कवियों एवं लेखकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुस्तक में 5,000 कवियों का संकलन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा मिश्र बंधु विनोद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अगला है, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो ये जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा, इसके लेखक है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इनमें से किसने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल
तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया था। तो जहाँ पे 2 उपशीर्षकों की बात आ रही है कि संधि और चारण काल, तो वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न जो है अधिकतर अभी भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो ये किया गया था नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार जो है इसमें पूछा गया है कि ये जो तीनों हैं मिश्र बंधु में मिश्र जो तीनों हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश है, श्याम है, शुक है, लेकिन कृष्ण नहीं है। ठीक है, कृष्ण अलग हो जाते हैं, श्याम यहाँ आ गए हैं, तो कृष्ण क्या करेंगे? कृष्ण जी के 2 नाम आपको पता है, कृष्ण और श्याम दोनों हैं। तो आप याद रख सकते हैं इसके कि जब श्याम आ गए हैं यानी कृष्ण का एक नाम आ गया है तो कृष्ण का दूसरा नाम यहाँ नहीं आएगा। गणेश जी अलग हो गए, शुकदेव अलग हो गए नाम। तो कृष्ण जी के नाम हम कृष्ण जी को श्याम भी बुलाते हैं, कृष्ण भी बुलाते हैं, है ना। तो आप इससे याद रखिएगा कि इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया था, तो उनके द्वारा नाम दिया गया है अलंकृत काल। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया है? तो सिद्ध सामंत युग नाम देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। और इसके लिए भी जो मैंने ट्रिक बताई थी कि सिद्ध कौन होते हैं? राहुल सांकृत्यायन का नाम क्या है? पंडित। पंडित के पास सिद्धि होती है। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। ठीक है, यहाँ पे आपको असंगत विकल्प जो है वो ढूंढना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं सदी श्याम सुंदर दास, तो ये गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, ये भी सही है। लेकिन ये जो पुस्तक है यहाँ आप देख सकते हैं 20वीं सदी, तो कौन है इसके लेखक? नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी। ठीक है, चलिए, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसदा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है, तो कालक्रम अनुसार तो प्रस्तुत ही नहीं किया है। ये शुरुआत तो उनके द्वारा नहीं की गई है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का, ये भी सही है। जॉर्ज गैरिसन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य का, चलिए, जॉर्ज गैरिसन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहली शुरुआत इसकी किसने की थी? गैरिसन ने, ना कि गारसदा तासी ने। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी पद्धति क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति। यानी कि जो गारसदा तासी ने पुस्तक लिखी उसमें जो पद्धति अपनाई है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए, बात सही है।
इसके प्रथम 3 भाग 1970 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1951 ईस्वी में, सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, तो इसमें 3000 कवियों का नहीं बल्कि 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा गया है जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो आलोचना किसने की है? राम की आलोचना की गई, राम की आलोचना की गई। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बाकी भी आप यहाँ से देख सकते हैं। गिरिसन ने इसको रीति काव्य कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, शुक्ल जी ने रीति काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। गारसद दासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल्ला लित्रेर अंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था सन 1871 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। गारसद दासी की जो पुस्तक है इसमें पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में हुआ था, और दूसरे संस्करण की बात हुई है तो वो 1871 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और शेष अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें कुल 738 कवि हैं, जिसमें हिंदी के केवल कितने हैं? 72 हैं, और बाकी जितने आएंगे वो शेष उर्दू के कवि हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इसमें हो जाती है, इस पुस्तक की भाषा क्या है? फ्रेंच भाषा है, अधिकतर पूछा गया है। अब इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस पुस्तक का अनुवाद किया है हिंदुए साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इसके साथ में, वो मैंने बता दी। चलिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है, तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ गिनाए गए हैं? राम सतसई और कड़खा रामायण। फिर यहाँ पे जो आपको पुस्तक दी गई है उसके अनुसार आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए आपको नहीं आता, कुछ 1-2 पुस्तकों का पता होगा, ठीक है, मैं आपको उसी के अनुसार देखती हूँ। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका मुझे पता है कि क्या है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आप कभी भी इन क्वेश्चनों को ऐसे ही मिलाइएगा। तो यहाँ आप इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन तो नीचे ही आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे क्या था? हिंदी साहित्य। अब इनकी जो पुस्तक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी है हिंदी साहित्य विमर्श, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, आपको ये याद नहीं है, मैं आपको यही बता दूं कि हमें, जैसे मैं अपना चल रही थी कि हमें याद नहीं था, इनकी पुस्तक मुझे पता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, ये दोनों मैंने मैच कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों अब ऑप्शन में देखिएगा किससे मैच हो रहा है और फिर मिला दीजिएगा जो बचेगा, ठीक है। ऐसे करके आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी है, आप करते भी होंगे। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो रही है पुस्तक की बात, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। तो इनकी 3 पुस्तकें आ जाती है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। इन तीनों पुस्तकों को याद कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों पुस्तकों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा
और साहित्य। ये पुस्तक किसकी है? मोतीलाल मेनारिया की। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है? तो उन्होंने माना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार जो रीतिकाल का समय है वो है संवत 1700 से लेके 1900 तक। ठीक है, उनके अनुसार जो कालखंड है यहाँ देख सकते हैं। आदिकाल, जिनको उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल 1700 से 1900। और गद्यकाल, उन्होंने आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया है, जिसका समय है 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत। ठीक है, डॉक्टर निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास किन्होंने नहीं लिखा है? तो इसमें से डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। ठीक है, अब आप कहेंगे इनके द्वारा तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। तो देखिए, इन्होंने जो है संपादन कार्य किया है, लिखा नहीं है, उसको संपादित किया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बाकी सबके द्वारा लिखा गया है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? वो है मिश्र बंधु। ठीक है, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो वो रहा है युग प्रवृत्ति। उन्होंने युग प्रवृत्ति के आधार पर अपने इतिहास ग्रंथ को विभाजित किया है। हिंद इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो वो है विधेयवादी पद्धति, और इस पद्धति को रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अब यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, लेकिन पुस्तक में क्या गलती है कि प्रश्न में हिंदी है। जो नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है उसमें क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक का नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो ये फर्क है, इस कारण इस प्रश्न को हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो शुक्ल जी ने जो इसको विभाजित किया है वो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम किसने दिया है? तो ये नाम देने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज गैरिसन। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये करने वाले हैं बी ऑप्शन, गार्सदत तासी, द मॉडर्न इस्तवार द ला लित्रुएर इंदुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल नाम देने वाले कौन है? मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 639 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो ये जो है संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को इन्होंने लिया है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीति काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, वर्णानुक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्णानुक्रम पद्धति में जो लिखा गया वो है इस्तवार द ला लित्रुएर इंदुए हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? तो उनके अनुसार इसका स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से इसका लेखन किया जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युगीन प्रवृत्ति, आपने ये देखा जब मैंने अभी प्रश्न कराया था उसमें मैंने था युग की परिस्थितियों को प्रमुखता देती है। ठीक है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो वो है रीतिकाल, क्योंकि
रीतिकाल जो है उसको क्या नाम दिया गया है? मध्यकाल, यानी कि पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण किया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इसको युग प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया है और वो सर्वमान्य है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्नों को करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी प्रश्न करवाऊंगी। तो पहली यूनिट जो होगी हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, अपने विचार भी ज़रूर प्रकट करिएगा। धन्यवाद।